नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुरावा आज आपके लिए संधि का टॉपिक लेकर वापस उपस्थित हुआ हूँ। इससे पूर्व अपने पास में संधि चल रही थी और हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली और स्वर संधि के बाद में आज हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि के बारे में। और मैं आशा करता हूँ कि शायद आप लोगों के मेरे द्वारा जो संधि पढ़ाई गई थी स्वर संधि, वो आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और अब आपकी डिमांड के अनुसार कुछ लोगों ने फिर मैसेज किए थे कि आप पहले संधि भी पढ़ाओ, तो आज हम बीच में संधि की क्लास भी चालू कर रहे हैं। और कक्षा 12 का जो कोर्स हमने चालू किया था वो तो चालू रहेगा ही, इसके साथ में ही ये संधि भी अपन ले रहे हैं। आज अपने पास जो टॉपिक है वो है व्यंजन संधि का। हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको ये संधि समझ में आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। तो हम लेते हैं आज व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहाँ होती है हमने लिख रखा है पहले से। व्यंजन संधि ये दूसरे नंबर की संधि है। पहले हमने पढ़ा स्वर संधि। संधि के हमने 3 भेद माने थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहला हमने स्वर संधि पढ़ लिया, स्वर संधि के 5 उपभेद थे वो पढ़ लिए। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि कहाँ पर होती है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है, पहले बात कर लेते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा की, कि कहाँ पर हम व्यंजन संधि मानेंगे, परिभाषा क्या होती है व्यंजन संधि की। तो देखिए, व्यंजन संधि में क्या होता है, जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ किसी व्यंजन अथवा स्वर वर्ण का मेल होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि मानी जाती है। जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ, मैं लिख देता हूँ इसको, जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ, जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ, जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ किसी व्यंजन वर्ण या जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ किसी व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण का मेल होता है, या स्वर वर्ण का मेल होता है तो वहाँ व्यंजन संधि मानी जाती है। तो वहाँ व्यंजन संधि मानी जाती है। ये हमने देख ली परिभाषा। हमने क्या परिभाषा देखी है, हमने परिभाषा देखी है जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ किसी व्यंजन वर्ण या हमने 2 बार लिख दिया है। जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ किसी व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण का मेल होता है तो वहाँ व्यंजन संधि मानी जाती है। और व्यंजन संधि में 3 स्थितियाँ हमें प्राप्त होती है। व्यंजन संधि में दोस्तों में कितनी स्थितियाँ प्राप्त होती है, 3 स्थितियाँ प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं व्यंजन संधि में कितनी स्थिति मिलती है। हम लिखेंगे व्यंजन संधि में 3 स्थितियाँ प्राप्त होती है। कितनी स्थितियाँ प्राप्त होगी, 3 स्थितियाँ प्राप्त होती है। यानी व्यंजन संधि जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे सामने 3 प्रकार की स्थितियाँ आती हैं। 3 प्रकार की स्थितियों में पहला क्या होता है, पहला होता है कि पहले स्वर आएगा प्लस से पहले और बाद में व्यंजन आएगा। यानी प्लस से पहले स्वर आ गया और प्लस के बाद में व्यंजन आ गया, तो वहाँ पर संधि कौन सी होगी। तो दोस्तों आपको बता दें, वहाँ पर होगी व्यंजन संधि। यानी प्लस से पहले स्वर और प्लस के बाद में व्यंजन आ गया। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, उदाहरण अपने पास में प्रति प्लस छेद शब्द बन जाता है प्रतिच्छेद। तो प्रति प्लस छेद में क्या हो रहा है,
देखिए पहले प्लस से पहले स्वर, यहाँ पर ई आ रहा है, यहाँ पर ई आया है, पहले प्लस से पहले ई, ये स्वर है ई, और ये छ आया है, तो छ क्या है, छ व्यंजन है, अर्थात प्लस से पहले तो स्वर आया है, ये देखिए स्वर ई, और प्लस के बाद में व्यंजन आया है छ, इसका मतलब संधि कौन सी हो गई, व्यंजन संधि है। यह है स्थिति नंबर 1। दूसरी स्थिति और आ सकती है अपने पास में, पहले हमने पढ़ ली। दूसरी स्थिति अपने पास में आती है, वो है कि पहले तो आए व्यंजन, प्लस से पहले तो, और उसके बाद में आ जाए अपने पास में स्वर। पहले व्यंजन आ जाए और उसके बाद में स्वर आ जाए, तो वहाँ पर संधि कौन सी होगी, वहाँ पर भी व्यंजन संधि मानी जाती है, वहाँ पर भी होगी व्यंजन संधि। जैसे उदाहरण देते हैं, वाक, वाक प्लस ईस, वागीस बन जाता है, वाक प्लस ईस का वागीस बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस से पहले व्यंजन आ गया, पहले प्लस से पहले व्यंजन बता रखा है, देखो ये व्यंजन है, और प्लस के बाद में स्वर आ गया, ई स्वर है, तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी, अर्थात प्लस से पहले व्यंजन और प्लस के बाद में स्वर आ जाए तो वहाँ पर व्यंजन संधि मानी जाती है। और दूसरा है, ये तीसरा है, यदि प्लस के पहले भी व्यंजन हो और प्लस के बाद में भी व्यंजन हो, दोनों जगह पर व्यंजन हो, तो वहाँ पर संधि कौन सी होगी, वहाँ पर भी संधि होगी व्यंजन संधि, वहाँ पर संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि। अगर प्लस से पहले व्यंजन और प्लस के बाद में व्यंजन, तो वहाँ पर व्यंजन संधि मानी जाती है। जैसे कि उदाहरण अपन लेते हैं, जगत प्लस नाथ, इसमें क्या हुआ, प्लस से पहले भी व्यंजन है और प्लस के बाद भी व्यंजन है, तय और न आया है, दोनों ही व्यंजन है, इसलिए हमारे को व्यंजन संधि हम पढ़ रहे हैं। तो व्यंजन संधि में हमें 3 प्रकार की स्थितियां प्राप्त होती है। 3 स्थितियां हमने देख ली है। पहले हमने परिभाषा देखी है, जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ किसी व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण का मेल होता है तो वहाँ व्यंजन संधि मानी जाती है। और व्यंजन संधि में 3 स्थितियां हमें प्राप्त होती है। पहली स्थिति अपने पास में थी, स्वर, प्लस से पहले स्वर हो, प्लस के बाद में व्यंजन हो, वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। जैसा कि प्रति, इसमें ई है, छेद, प्रति प्लस छेद, पहले ई स्वर है, उसके बाद में व्यंजन है, यहाँ पर संधि मानेंगे हम व्यंजन संधि। दूसरी स्थिति है, पहले व्यंजन है, बाद में स्वर है, पहले व्यंजन क्या आ गया, बाद में स्वर आ गया, वहाँ पर भी व्यंजन संधि होगी। तीसरा है, व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल हो, जैसे जगत प्लस नाथ, इसमें तय और न दोनों ही व्यंजन है, तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि मानी जाती है। अब हमें इस संधि के कुछ नियम हैं, उन नियमों को पढ़ते हैं। आपको पहले इतना समझाना था कि ये संधि होती क्या है, इसमें कितनी स्थितियाँ प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ नियमों की बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं इसको कुछ साफ कर देता हूँ और उसके बाद में व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं और ये नियमों से ये संधि चलती है। आज हम उन कुछ नियमों की बात करते हैं। हालांकि ये संधि आज पूरी नहीं हो पाएगी, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी जितनी पूरी हो पाती है उतनी अपन कोशिश करते हैं। तो पहला है नियम नंबर 1। देखिए इसका है नियम, हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि के नियम और नियम नंबर 1, पहला नियम पढ़ रहे हैं। कौन सा नियम है? नियम नंबर 1, पहला नियम है नियम नंबर 1। तो इसको कहते हैं तीसरे वर्ण की संधि का नियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? तीसरे वर्ण की संधि का नियम होता है ये। तो मैं लिख देता हूँ, पहला नियम है तीसरे वर्ण की संधि का नियम। क्या है? तीसरे वर्ण की संधि का नियम पढ़ रहे हैं अपन। ये नियम नंबर 1 है। नियम नंबर 1 है तीसरे वर्ण की संधि का नियम। यदि प्लस से पहले क, च, क, च, ट, त,
और प, ये आधे आधे हलंत लगे हुए हैं, आधे हैं। प्लस से पहले क च ट त प आए और उसके बाद में प्लस के बाद में तीसरा या चौथा वर्ण आए, तीसरा या चौथा वर्ण, प्लस के बाद में तीसरा या चौथा वर्ण आए, या ये रे ले व आए, या कोई भी स्वर आए, या कोई भी स्वर आए। ये कंडीशन है, नियम पढ़ रहे हैं। और पहला नियम अपने पास में तीसरे वर्ण की संधि का नियम। तीसरे वर्ण की संधि के नियम में क्या होगा, प्लस से पहले क च ट त प आए और प्लस के बाद में तीसरा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण आए, या ये रे लेव आए, या कोई भी स्वर आए, तो वहाँ पर क्या क्या परिवर्तन होता है। देखिए दोस्तों, ये जो क लिखा हुआ है इसका तीसरा वर्ण हो जाएगा, इसका भी तीसरा वर्ण हो जाएगा, इसका भी तीसरा वर्ण हो जाएगा, और इसका भी तीसरा वर्ण हो जाएगा, और इसका भी तीसरा वर्ण हो जाएगा। तीसरे वर्ण से मेरा मतलब है, जैसे पहली लाइन आती है क ख ग, तो क की जगह पर ग बन जाएगा। अगर क आता है तो ग बन जाएगा, और यदि च आता है तो च छ ज बन जाएगा। इस प्रकार से परिवर्तन होगा। देखिए क है तो क वाली लाइन का तीसरा वर्ण कौन सा होगा, क ख ग, ग तीसरा वर्ण होगा तो यहाँ पर ग बन जाएगा। और च वाली लाइन में तीसरा वर्ण कौन सा होगा, च छ ज, तो यहाँ पर ज बन जाएगा। ट वाली लाइन में ट ठ ड बन जाएगा, और त वाली लाइन में त थ द, इसमें द बन जाएगा। और प वाली लाइन में प फ ब, इसमें ब बन जाएगा। ये नियम है इसका। इस नियम को यदि आप याद कर लेते हैं तो ये नियम नंबर 1 व्यंजन संधि का क्लियर हो जाता है। और इसमें मैं दोबारा से बता देता हूँ, यदि प्लस से पहले क च ट त प आए और प्लस के बाद में तीसरा या चौथा वर्ण आए, या ये रे ले व आए, या कोई भी स्वर आए, तो वहाँ पर निम्न प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं। अर्थात क आया है तो ग कर दो, च आया है तो ज कर दो, ट आया है तो ड कर दो, और त आया है तो द कर दो, और प आया है तो ब कर दो, यानी इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। और अपने पास में पहला उदाहरण आता है वाक प्लस इस। उदाहरण आता है अपने पास में वाक प्लस इस। उदाहरण आ गया वाक प्लस इस। अब आपसे पूछा जाए संधि कौन सी है, तो आप संधि क्या बताएंगे, संधि कौन सी है, क क्या है, व्यंजन है, तो संधि तो व्यंजन हो गई, क्योंकि व्यंजन वर्ण के साथ चाहे स्वर का मेल हो या व्यंजन का मेल हो या व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो, वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तो संधि तो व्यंजन संधि हो गई, लेकिन इसको कैसे करेंगे, यह तीसरे वर्ण की संधि का नियम यहाँ पर लागू हो रहा है, क्योंकि प्लस से पहले तो क आ रहा है, प्लस से पहले क च ट त प आए तो क आ रहा है प्लस से पहले, और प्लस के बाद में क्या है, प्लस के बाद में या तो इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आए, या चौथा वर्ण आए, या ये रे लेव आए, या कोई भी स्वर आए। यहाँ पर क्या आया है दोस्तों, यहाँ पर आया है कोई भी स्वर, अर्थात ई आया है। अब क्या करेंगे, ये कंडीशन अपनी लागू हो रही है, हमें करना क्या होगा, क की जगह पर क्या बन जाएगा, हम देखते हैं वा का तो वा आ जाएगा, और क की जगह में परिवर्तन करना होगा। हम क की जगह क्या परिवर्तन करेंगे दोस्तों, ये क है, क की जगह पर क्या बन जाएगा, आधा ग बन जाएगा, आधा ग लिख दिया, ठीक है, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दिया, और बाकी हमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, बाकी हमें ऐसे कैसे लिख देना है, ई और से, ईस। हमने क्या करा, केवल और केवल क की जगह पर ग कर दिया। क्यों करा, क्योंकि ये तीसरे वर्ण की संधि का नियम ये कहता है कि प्लस से पहले क च ट त प आए और प्लस के बाद में तीसरा या चौथा वर्ण हो, या ये रे लेवे हो, या कोई भी स्वर हो, तो वहाँ पर क की जगह ग बन जाएगा। हमने क की जगह ग परिवर्तन कर दिया। अब क्या होगा, इतना होने के बाद में देखिए वा का तो वा हो गया, ये ग है आधा, इस ग में ई मिला दिया, शब्द बन गया गी, वा गी, फिर लिख दिया से, शब्द बन गया अपने पास में वागीस।
दोस्तों कौन सा शब्द बन गया? अपने पास शब्द बन गया वागीश। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण हम और लेते हैं, अच्छ प्लस अंत। उदाहरण है अच्छ प्लस अंत। उदाहरण आ गया अच्छ प्लस अंत। इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें प्लस से पहले क्या है, आपको देखना है प्लस से पहले क्या है। प्लस से पहले च आया है, यहाँ पर बता रखा है कि प्लस से पहले यदि च आए, च आ गया। उसके बाद में तीसरा या चौथा वर्ण या य या कोई भी स्वर, यहाँ पर कोई भी स्वर आ रहा है, इसका मतलब तीसरे वर्ण की संधि का नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। अगर ये नियम लागू हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, हमें च की जगह पर परिवर्तन करना होगा। और च की जगह पर क्या लिखना है दोस्तों, ये च है और च की जगह हमें लिखना है ज, और कोई परिवर्तन नहीं होगा। ए का तो ए लिख देंगे, ये ए है, ए लिख दिया। और जो च लिखा हुआ है, इस च की जगह परिवर्तन करेंगे। च की जगह क्या आएगा, आधा ज आ जाएगा। च की जगह लिख दो आधा ज, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दो और बाकी ऐसा का ऐसा लिख दो। अंत लिखा हुआ है, आप लोग अंत लिख देंगे। उसके बाद में इसको जोड़ देंगे एक जगह। जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए ए का तो ए है, ए लिख दिया अपन ने। ज में ए जोड़ दो, पूरा ज बन जाएगा। ये आधा ज है, आधे ज में ए तो पूरा ज बन गया। ज ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार लगा दो और तय का तय लिख दो। अपने पास में शब्द बन गया अजंत। अजंत जो शब्द है वो कौन सी संधि का है, अजंत शब्द है वो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। अपने पास में और उदाहरण आता है सट प्लस आनन। सट प्लस आनन, इसको देखते हैं क्या इसमें व्यंजन संधि है। आप देखेंगे इसमें व्यंजन संधि है। कैसे पता चला कि इसमें व्यंजन संधि है, तो देखिए पहले प्लस से पहले व्यंजन आया है। हमने बताया प्लस से पहले व्यंजन आए या प्लस के बाद व्यंजन आए तो वहाँ पर भी व्यंजन संधि होती है। अब देखिए प्लस से पहले ट आया है, ट एक व्यंजन है। ये तो कन्फर्म हो गया कि इसमें संधि तो व्यंजन है। अब कैसे करेंगे, देखिए प्लस से पहले ट है, ये देखिए ट, ट की जगह क्या करेंगे, ट की जगह परिवर्तन होगा ड। ट की जगह क्या परिवर्तन हो जाएगा, ड हो जाएगा। हम से का से लिख दिए। ट की जगह परिवर्तन करना है, हम ट की जगह क्या परिवर्तन करेंगे, ट की जगह लिखा जाएगा ड। ट की जगह लिख दो ड। फिर बाकी शब्दांश को ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस है प्लस लिख देंगे, आ है आ लिख देंगे, न है न लिख देंगे, फिर न लिख देंगे। सड प्लस आनन। अब क्या करेंगे, से का से है लिख दिए, ड में आ जोड़ेंगे, शब्द बन गया डा, सडा, और फिर न और न, शब्द बन गया अपने पास में सडानन। इसी प्रकार से हम और उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण आता है अपने पास में जगत प्लस ईस। जगत प्लस ईस, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें भी संधि कौन सी है, संधि का नाम पूछे, संधि व्यंजन संधि है। अब इसको कैसे करेंगे, प्लस से पहले तय आ रहा है और तय के बाद में स्वर आ रहा है। तो देखिए तय आएगा तो क्या बन जाएगा, तय की जगह पर, तय की जगह पर बन जाएगा द, और द कौन सा, आधा द बनेगा। हम लिखेंगे ज ग और तय है, तय की जगह परिवर्तन करना है। तय की जगह क्या बनेगा, तय की जगह बनेगा यहाँ पर द। तो तय की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर द। प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दिया जाएगा और उसके बाद में लिख देंगे ई से। ईस बन गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक जगह मिलाएंगे, ज ग जग लिखा हुआ था हमने, ऐसे कैसे लिख दिया। फिर क्या किया जाएगा, इस द में ई को मिलाएंगे, द में ई को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, दी बन जाएगा, बड़ा दी, और फिर से। शब्द अपने पास में आ गया दोस्तों जगदीश। इस प्रकार शब्द बन गया जगदीश। और देखिए एक और उदाहरण लेते हैं, अप प्लस ज। इसमें क्या हो रहा है, अप प्लस ज।
प्लस से पहले पे आ रहा है, देखिए प्लस से पहले पे आ रहा है और उसके बाद में ज आया है। ज कौन सा वर्ण आया है? क्या ये नियम लागू हो रहा है? यहाँ पर प्लस से पहले क च ट त पे आए, प्लस से पहले पे आ रहा है, यहाँ तक तो नियम लागू हो रहा है। प्लस के बाद में ज आया है, क्या ये नियम लागू है? तीसरा या चौथा वर्ण आना चाहिए। ज कौन सा वर्ण है? च छ ज तीसरा वर्ण है। तो तीसरा वर्ण, इसका मतलब ये नियम लागू हो रहा है। प्लस के पहले तो पे आ रहा है और उसके बाद में तीसरा या चौथा वर्ण, तो तीसरा वर्ण आ रहा है अपने पास में, नियम तो लागू हो रहा है, बात सही है। अब क्या करेंगे? पे की जगह परिवर्तन करना है। पे की जगह हम क्या परिवर्तन करेंगे? पे की जगह पर बे लिखा जाएगा, पे की जगह पर बे लिखा जाएगा। ये जो पे है, इस पे की जगह पर बे लिख देंगे और बाकी ऐसे कैसे लिख देंगे? ए लिखा हुआ है, आप ए लिख देंगे, प्लस का निशान है, ज है, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे? इसको एक जगह करेंगे। एक जगह करने के लिए क्या करते हैं? ए का तो ए, आधा बे है, आप आधा बे लिख दें। आधा बे ऐसे भी लिख सकते हैं, अब्ज, ये बन गया अब्ज। और इसको ऐसे ना लिखें तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आधा बे और ज, दोनों ही सही हैं। और यदि परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा सही है, तो दोस्तों आपको बता दें, इन दोनों में से पहले नंबर वाला सही है। वैसे तो दोनों ही सही है, लेकिन यदि कंपटीशन की परीक्षाओं के अंदर ये पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा सही है, तो इन दोनों में से ऊपर वाले को सही माना जाएगा। उसके बाद में हम कुछ और देखते हैं, जैसे शब्द आ गया वागदान। वागदान, इस वागदान का क्या करेंगे? अब इसके हमें अलग अलग टुकड़े करने हैं, तो ये कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? वा का तो वा लिख लेंगे। अब आधा गे आया है, तो आधा गे की जगह पर क्या होगा? देखिए ये रहा आधा गे। अगर आधा गे आया है तो आधा गे का क्या बन जाएगा? कै बन जाएगा। आधा हम बना देंगे आधा कै, वाक प्लस दान। शब्द बन गया अपने पास में वाक प्लस दान। इसी प्रकार से एक और शब्द है अपने पास में ए जा दी। आज़ादी शब्द आ गया, आज़ादी। अब देखिए आज़ादी का बनाएं, आज़ादी में क्या बनेगा? ए तो है ही, ए का तो ए लिख दिया। जे की जगह क्या बनेगा? देखिए जे की जगह पर चे बनेगा, जे है तो चे बन जाएगा अच्छे, अच्छे प्लस आदि। शब्द बन गया अच्छे प्लस आदि। इसी प्रकार से दोस्तों अपने पास में कुछ और शब्दांश को लेते हैं और इस संधि को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आप लोगों के मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। अगला है जगत प्लस अम्बा। जगत, सॉरी ये तो बता दिया अपने, वैसे जगदम्बा लिखना था, लिख देते हैं जगदम्बा। जगदम्बा इसका बनाना है। जगदम्बा का कैसे बनाएंगे? तो देखिए जय गे दे की जगह क्या लिखा जाएगा? दे की जगह लिखा जाएगा तय। जगत प्लस अम्बा, शब्द बन गया जगत प्लस अम्बा। इसी प्रकार से हमने जो ये व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का हमने प्रथम नियम है वो पूरा कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि का नियम नंबर 2। व्यंजन संधि का नियम नंबर 2 पढ़ रहे हैं। हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि का नियम नंबर 2। पहला नियम हमने कंप्लीट कर लिया है और हम दोस्तों अब पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम, अर्थात व्यंजन संधि का नियम नंबर 2। हम पढ़ेंगे नियम 2। नियम नंबर 2 कौन सी संधि का नियम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि का नियम। और व्यंजन संधि के नियम में हम पढ़ेंगे चौथे वर्ण की संधि का नियम। दूसरा नियम है चौथे वर्ण की संधि
का नियम, चौथे वर्ण की संधि का नियम। पहला पढ़ा था हमने तीसरे वर्ण की संधि का नियम, और अब पढ़ रहे हैं चौथे वर्ण की संधि का नियम। यदि प्लस से पहले क, च, ट, त और प हो, प्लस से पहले क, च, ट, त, प हो और प्लस के बाद में है हो, तो वहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होता है, वहाँ पर इनकी जगह पर तो क्या होता है, इनकी जगह पर तो तीसरा वर्ण हो जाएगा। कौन सा वर्ण हो जाएगा? तीसरा वर्ण। इनकी जगह पर तो हो जाएगा तीसरा वर्ण, और इस है की जगह पर क्या हो जाएगा? है की जगह पर हो जाएगा चौथा वर्ण। है की जगह पर कौन सा वर्ण हो जाएगा? चौथा वर्ण बन जाएगा। यानी क की जगह पर तो तीसरा वर्ण, और इसमें है आएगा आगे, और है आएगा तो है में क्या होगा? इसी का ही चौथा वर्ण बन जाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो देखिए शब्द बन गया वाक प्लस हरि। वाक प्लस हरि लिखा हुआ आ गया अपने पास में, वाक प्लस हरि। इसको देखिए कंडीशन लागू होती है क्या? कंडीशन देखेंगे, प्लस से पहले क, प्लस से पहले क आ रहा है, ठीक है, प्लस के बाद में है, प्लस के बाद में है भी आ रहा है, यानी प्लस के पहले क्या आ रहा है, प्लस के बाद में है आ रहा है, इसका मतलब अपनी संधि का नियम लागू हो रहा है। अब संधि का नियम जब लागू हो रहा है तो हम क्या करेंगे? चौथे वर्ण की संधि का नियम है ये, और नियम में क्या होगा कि ये क, च, ट, त, प है, यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा तीसरा वर्ण। तो क की जगह पर तीसरा वर्ण कौन सा आएगा? ये वा का तो वा लिख देंगे, और क की जगह पर क्या करेंगे? तीसरा वर्ण लिखेंगे। तीसरा वर्ण कौन सा होता है? क के बाद में क, ख, ग आएगा, तो तीसरा वर्ण कौन सा आ गया? ग। ग के लिख देंगे ग, ये ग लिख दिया, प्लस और क्या करेंगे? फिर लिख रखा चौथा वर्ण आ जाएगा। चौथा वर्ण किसका? इसी का चौथा वर्ण होगा। भाई क वाली लाइन थी, क वाली लाइन का पहले हमने तीसरा वर्ण लिख दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे? इसी का चौथा वर्ण लिखेंगे, क, ख, ग, घ। घ आएगा यहाँ पर, घ। घ क्या आएगा दोस्तों? घ आएगा, घ। घ लिख दिया और फिर री लिख दिया। अब इसको एक जगह मिला देंगे, वा का तो वा लिख देंगे, आधा ग है, आप आधा ग लिख दो, घ पूरा है, आप घ पूरा लिख दो, री छोटी है, आप री छोटी लगा दो, शब्द बन गया वाघरी। शब्द बन गया अपने पास में वाघरी। इसके बाद में कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए अच्छ प्लस हीन। उदाहरण आता है अपने पास में अच्छ प्लस हीन। इसको कैसे करेंगे? अच्छ प्लस हीन को देखिए, प्लस से पहले च आया है, हाँ जी प्लस से पहले च आया हुआ है, ये च रहा प्लस से पहले, और प्लस के बाद में है भी है, प्लस के बाद में है भी है। अगर ऐसी कंडीशन लागू होती है तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ए का तो ए लिख देंगे अपन, ए का तो ए लिख दिए। अब च है, च की जगह पर क्या होगा? च की जगह पर तीसरा वर्ण होगा, लिख रखा है च की जगह पर तीसरा वर्ण। तीसरा वर्ण कौन सा होगा? च के बाद में च, छ और ज आएगा। ज कैसा? आधा ज लिख दो, लिख दिया जी, प्लस का निशान है वो भी लगा दो। अब आया है की जगह पर क्या होगा? इसी का चौथा वर्ण हो जाएगा, च, छ, झ लिखो, झ झंडा, झ, और ई की मात्रा है तो ई की मात्रा लगा दो, झी और न। अब इसको अपने एक जगह करना है, ए का तो है, आधा ज है, आपको आधा ज लिखना है, ए ज और झी और न। अजीन शब्द बन गया, अजीन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अजीन। दोनों ही प्रकार से लिखा जाता है। तो ये हम पढ़ रहे हैं चौथे वर्ण की संधि का नियम। अब अगला अपने पास में आता है पत प्लस हति। पत प्लस हति शब्द है, पत प्लस हति। इसको कैसे बनाएंगे? इसको देखिए, पत प्लस हति को बनाने के लिए प्लस से पहले त आया है जी, प्लस से पहले त आया है, ये रहा, प्लस से पहले त आ गया।
प्लस से पहले तय आ गया, बात सही है। तय की जगह पर क्या करेंगे, तीसरा वर्ण लिखेंगे। पे का तो पे है, इस तय की जगह तीसरा वर्ण कौन सा होगा, तय, थ और द, यहाँ आ जाएगा द। इसके जगह लिख देंगे द पद प्लस है की जगह पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, है की जगह पर इसी का चौथा वर्ण लिखा जाएगा, लिख रखा है इसी का चौथा वर्ण लिखा जाएगा, तो तय थे द ध आएगा, ये ध लिख दिया। और बाकी शब्दांश लिख दिया, ऐसे कैसे, ती लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको एक जगह मिला देंगे, मिलाकर क्या करेंगे, पे का तो पे है, हमने पे लिख दिया, आधा द है, आप आधा द लिख दो, द पूरा है, द पूरा लिख दो, और ती है तो ती लिख दो। शब्द बन गया पद्धति। कौन शब्द बन गया दोस्तों, पद्धति शब्द बन गया, पद्धति। इसको ऐसे भी लिखा जाता है और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, पद्धति। दोनों ही रूप शुद्ध है, ज़्यादा शुद्ध ये है पद्धति। और इसी प्रकार से अपने पास में और शब्द हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं आगे। सॉरी, ये भी मिटा दिया गया है, दोबारा लिख देता हूँ इसको मैं। तीसरा वर्ण यानी कै चे टे ते पे आएगा तो वहाँ पर लिखा जाएगा तीसरा वर्ण लिखा जाएगा, कै चे टे ते पे, और प्लस के आगे है तो वहाँ पर तीसरा वर्ण लिखा जाता है। अगला है अप्पे प्लस हरण, अप्पे प्लस हरण। अब प्लस हरण को देखते हैं कि अब प्लस हरण में क्या है, तो देखिए अब प्लस हरण को देखते हैं। प्लस से पहले पे, जी प्लस से पहले पे आ गया, ठीक है। अगर प्लस से पहले पे आया है और बाद में है भी आ रहा है तो अपन ए का तो ए लिख दिए, ठीक है। और पे लिखा हुआ है, इस पे का क्या करेंगे, पे का तीसरा वर्ण बदलो, पे के बाद में पे फे बे आ गया, अपन बे लिख देंगे जी, ये बे लिख दो, बे प्लस है की जगह क्या करना है की जगह चौथा वर्ण करना है, पे वाली लाइन का ही, पे फे बे भे आएगा, यहाँ पर भे लिख दो भे, और फिर आगे जो शब्दांश है वो लिख दो रे और अणे रण। अब क्या करेंगे, इसको एक जगह लिख देंगे, ए का ए, आधा बे तो आप आधा बे लिख दो, भे रे अणे। अब भरण, इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिखें, ए बे रे अणे, अभरण। इस प्रकार से हमने ये व्यंजन संधि का दूसरा नियम भी पूरा कर लिया है। व्यंजन संधि के हमने दो नियम पढ़ लिए हैं, पहला तीसरे वर्ण की संधि का नियम, दूसरा चौथे वर्ण की संधि का नियम, और वो है पांचवें वर्ण की संधि का नियम। अगला नियम हम पढ़ने जा रहे हैं, नियम नंबर 3 है, और नियम नंबर 3 को आज और पढ़ लेते हैं, और उसके बाद में कुछ और बचेंगे नियम, उन नियमों को हम अगली क्लास में देखेंगे। तो अपने पास में आता है नियम नंबर 3 दोस्तों, नियम आता है नियम नंबर 3। और नियम नंबर 3 क्या होता है, नियम नंबर 3 है वो है पांचवें वर्ण की संधि का नियम। पांचवें वर्ण की संधि का नियम, पांचवें वर्ण की संधि का नियम। नियम नंबर 3 है, पहला पढ़ा तीसरे वर्ण की संधि का नियम, फिर पढ़ा चौथे वर्ण की संधि का नियम, अब पढ़ रहे हैं हम पांचवें वर्ण की संधि का नियम। तो पांचवें वर्ण की संधि का नियम क्या है, प्लस से पहले वही कै चे टे ते और पे आए, प्लस से पहले कै चे टे ते पे या दे आए, और प्लस के बाद में पांचवा वर्ण आए। प्लस के बाद में कौन सा वर्ण आए, पांचवा वर्ण, और पांचवा वर्ण में न और मैं आए, विशेष रूप से न और मैं। तो वहाँ पर देखिए क्या होता है, ये जो शब्दांश है इसका पांचवा वर्ण कर देंगे, इसका पांचवा वर्ण करेंगे। पांचवा वर्ण से मेरा मतलब कै वाली लाइन में पांचवा वर्ण क्या है, कै कै गए गए हैं, इसका पांचवा वर्ण ये टे 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 अणे ते थे दे दे न, ये वर्ण हो जाएंगे।
और पे फे बे भे मैं, और इसकी जगह पर न हो जाएगा, दे की जगह पर न बन जाएगा। अब देखिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण अपने पास में वाक प्लस मय, वाक प्लस मय, उदाहरण अपने पास में वाक प्लस मय। इसको देखते हैं। तो देखिए प्लस से पहले क्या आया है जी, प्लस से पहले कै है अपने पास में, प्लस से पहले कै है, कै लिख दिया, आया है कै। प्लस के बाद में मैं आया है, लिखा हुआ है प्लस के बाद में मैं आए, तो ये कौन सा वर्ण है, पांचवें वर्ण की संधि का नियम पढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे, कै की जगह पर क्या हो जाएगा, कै की जगह पर अणय हो जाएगा ये वा, और कै की जगह पर क्या करेंगे, कै की जगह पर अणय कर दिया जी आधा, और बाकी लिख दिया मैं ये। शब्द बन गया अपने पास में वांग्मय। शब्द कौन सा बन गया दोस्तों, शब्द बन गया अपने पास में वांग्मय। इसी प्रकार से और उदाहरण लेते हैं। सट प्लस मास, उदाहरण कौन सा लिया आपने लिया सट प्लस मास। इसको क्या करेंगे, देखिए प्लस से पहले ट है, प्लस से पहले ट है, प्लस के बाद में मैं है, तो क्या करेंगे, से का तो से लिख दिया, ट की जगह क्या परिवर्तन होगा दोस्तों, ये ट लिखा हुआ है, ट की जगह पर अणय हो जाएगा, तो ये आधा अणय लिख दिया, प्लस आगे जो शब्दांश है वो इसी प्रकार से लिख देंगे माँ और से। शब्द बन गया सण से, आधा अणय है, आधा अणय लिख दो, और माँ और से। शब्द बन गया अपने पास में सण मास, सणमास बन गया। सणमास के बाद में देखिए शब्द अपने पास में जगत प्लस माता, शब्द आ गया जगत प्लस माता। इसको बनाएंगे जगत प्लस माता को, देखिए जय ग लिख दिया, प्लस से पहले तय आया है, तय किस में बदलेगा, तय बदलेगा न में, आधा न बना दो जी, बाकी लिख दो माता का माता लिख दो, माता। अब क्या करेंगे, एक जगह मिलाएंगे जय ग आधा न लिख दो, माता। शब्द बन गया जगन माता। इसको ऐसे भी लिख लो या इसको ऐसे भी लिख लो, बात दोनों ही सही है, जगन माता, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अगला है उद प्लस नयन, उद प्लस नयन है। अब देखिए दोस्तों उद प्लस नयन का कैसा करेंगे, उद प्लस नयन है, ये द आ गया, द की जगह पर न आ जाएगा, जैसे ऊ है तो ऊ का तो ऊ लिख दिया, द लिखा हुआ है, द की जगह क्या करेंगे, द है तो न बन जाएगा, द है तो ये न बना दो, प्लस का निशान है, आप प्लस का निशान लगा दे, बाकी जो नयन शब्दांश लिखा है नयन लिख दो, न ये न लिख दिया। उसके बाद में क्या किया जाएगा, ऊ का तो ऊ, आधा न है, आप आधा न लिख दो, न ये न। शब्द बन गया उन्नयन, शब्द बन गया उन्नयन। इसको ऐसे भी लिख दो या इसको ऐसे भी लिख दो, ऊ न ये न, उन्नयन, बात दोनों ही सही है। इस प्रकार से हमने आज है जो व्यंजन संधि के 3 नियमों को पढ़ा है। तीसरे वर्ण की संधि का नियम पढ़ लिया हमने, चौथे वर्ण की संधि का नियम पढ़ लिया हमने, 5वें वर्ण की संधि का नियम पढ़ लिया। अगर ये संधि के नियम आपको समझ में आए हो तो कृपया आप हमें हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें।